एक बार पुनः आप सभी प्यारे बच्चों का BDS यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारा जो लेसन चला हुआ था सेकंड ज्योग्राफी में बेटा, एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आपको, है ना। सेकंड ज्योग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर चला हुआ है 12th क्लास के लिए, जिसमें चैप्टर का नाम आपका मैंने पहले ही बताया बेटा, भारत की जनसंख्या, घनत्व, वितरण, वृद्धि और लास्ट में आ जाता है संगठन। क्या जाता है भाई? संगठन। ठीक है। अब देखिए बेटा, जहां हमने पिछला प्रश्न छोड़ा है उससे आगे अपन प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया था उस समय भी कि भारत में सर्वाधिक, ठीक है भैया, भारत में सर्वाधिक दशकीय, भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य, तो आपको निकालना है मेघालय। क्या निकालना है? मेघालय। अगर मैं यहाँ यूं कहूँ कि सबसे कम, सर्वाधिक आ गया तो सबसे कम दशकीय, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, तो यहाँ राज्य निकल के आएगा भैया जी, ध्यान दीजिएगा, नागालैंड। कौन सा आएगा भैया? नागालैंड। ठीक है, यहाँ निकाल लीजिए, परसेंट में निकालना चाहें तो 27.82%। इसके बाद में नागालैंड -0.47%। ठीक है। तो यहाँ ये हमारा पिछला प्रश्न रहा था। ठीक है। तो भारत में, ठीक है, ये भारत का रेखा मानचित्र मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है भाई। तो भारत के अंदर याद रखना भाई, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, कौन सी वृद्धि? दशकीय वृद्धि वाला राज्य बराबर है मेघालय। कौन सा है? मेघालय। यानी कि 2001 से 2011 ये हमारा जो एक बनता है, अवधि बनता है, यही कहलाता है दशकीय, या कहें तो दशक कहलाता है। और इस दौरान जो भी वृद्धि हुई उसे कहते हैं दशकीय वृद्धि। क्या कहते हैं? दशकीय वृद्धि। ठीक है, चलते आगे। तो दशकीय वृद्धि वाला राज्य सर्वाधिक में कौन सा आएगा? मेघालय। कौन सा आएगा भैया? मेघालय। कितना है? 27.82। कितना है? 27.82। ठीक है, प्रतिशत याद रखना। उसके बाद में दूसरा है, इसका उल्टा करते हैं प्रश्न का, तो क्या बन जाता है कि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य बराबर कौन सा है? नागालैंड। जहां निकालना कितना है? -%, यहां लिख दिया मैंने आपको, है ना, -0.47। आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, अपनी नोटबुक के अंदर सारे प्रश्न जो मैं आपको यहां करा रहा हूं उनको आप बिल्कुल कंटिन्यू आप अपने जो है ऐड करते रहें, लिखते रहें, अपने नोट्स स्वयं बनाते रहें। ठीक है। ये प्रश्न ऐसे हैं, ये चैप्टर भी ऐसा है कि आपको आगे 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 लाइफ में, फ्यूचर में भी काम आने वाला है। जब आप कंपटीशन की कहीं तैयारी करोगे तो ये लेसन ऐसा है, ठीक है, जनसंख्या वाला, ये आपको आगे तक काम आएगा। तो बढ़िया ढंग से पढ़े आराम से, फर्स्ट क्लास। ठीक है भाई। देखिए बेटा आगे, तो सर्वाधिक में हो गया मेघालय और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य हो गया नागालैंड। परसेंट बराबर -0.47। कितना है? -0.47। ठीक है। अब देखिए भाई आगे, भारत में प्रश्न अगला बन जाता है आपका सिलेबस के अंदर से, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में यहां कोष्टक में लिख रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान देना। सबसे पहला आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाता है भैया? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र के बाद में हमने निकाल दिया आगे बिहार। कौन सा निकाल दिया भाई? बिहार। बिहार के बाद में आगे निकाल दिया हमने पश्चिम बंगाल। कौन सा निकाल दिया भाई? पश्चिम बंगाल। और एक और राज्य निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। कौन सा आ गया भाई? आंध्र प्रदेश। ये भारत में वो 5 राज्य हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। ठीक है भाई। कौन कौन से हैं? दोबारा रिपीट कर दूं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है भैया, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कभी पिछली बार बोर्ड में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ था, एक प्रश्न आया हुआ था 1 नंबर के लिए। क्या प्रश्न आया था वो मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार आया था कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केवल क्या पूछा था? मात्र के राज्य बतलाइए, केवल मात्र। ठीक है। और इसका आंसर हमें क्या देना था? उत्तर प्रदेश। क्या देना था? उत्तर प्रदेश। और हमारा 1 नंबर पक्का। समझ में आ गया? तो आंसर हमें गलत करना है ही नहीं। समझ में आ गया? बड़ी शांति से, है ना, तनाव को दूर रखते हुए हमें आंसर देना है। ठीक है भैया। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य बराबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है भैया। यहां से देखना, एक प्रश्न मैं आपको ये बना देता हूं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है। तो यहां केवल एक ही राज्य निकालेंगे, इसका नाम आ गया उत्तर प्रदेश। क्या आ गया भैया? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या थोड़ा सा 2011 की जनगणना के अनुसार निकालें तो कितना आ जाएगा? 19.96 करोड़। कितना आ गया? 19.96 करोड़। ठीक है।
इसके बाद में जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आता है तो थोड़ा सा उल्टा कर लिया करो प्रश्न का, कभी कभी सबसे कम वाला भी आ जाता है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो यहाँ आंसर अब राज्य में निकल के आएगा सिक्किम। कौन सा आएगा भैया? सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या 6.08 लाख, कितनी है? 6.08 लाख, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको इसी क्रम में प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न क्या निकाला कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य तो ये हैं जो निकाल दिया मैंने आपको यहाँ, लेकिन भारत में भी सर्वाधिक जनसंख्या वाला अकेला एकमात्र राज्य निकाले तो निकलेगा उत्तर प्रदेश। कौन सा निकलेगा? उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या 19.96 करोड़, कितनी है? 19.96 करोड़, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत का जो है वो है भैया कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम, जहां की जनसंख्या मात्र कितनी है? लगभग 6.08 लाख, ठीक है। अब देखिए यहां आपने निकाला था कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा मैं आपको राजस्थान का बता देता हूं हल्का सा, है ना। ये हमारा राज्य हो गया राजस्थान। क्या हो गया? हमारा राज्य लगभग यहां आ जाता है राजस्थान। कौन सा आ गया? राजस्थान। भारत के उत्तर पश्चिम में जो राज्य है हमारा, जो राज्य है बेटा, आ जाता है कौन सा? राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर भी, किसके अंदर भी? राजस्थान के अंदर भी, ठीक है भैया। और राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक, ठीक है। राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक, यहां लेकर आऊं, ध्यान दीजिएगा ना। राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान के अंदर भी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। बराबर यहां आ जाएगा आपका बाड़मेर। कौन सा जाएगा भैया? बाड़मेर, जहां का परसेंट भी अगर आप निकालना चाहें तो कितनी वृद्धि रही? तो 32.55। कितनी रही? 32.55। तो इसका मतलब भारत के लिए राज्य तो हमने निकाल ही लिए, कई के लिए? दशकीय वृद्धि के लिए। कई के लिए भैया? दशकीय वृद्धि के लिए। लेकिन यहां मैं अब बात कर रहा हूं कि हमारे राजस्थान के अंदर भी सर्वाधिक, ठीक है भैया, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक भी और सबसे कम भी, ठीक है। तो यहां निकाल दिया मैंने, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बराबर कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और कितना है? 32.55% निकाल दिया। अब यही इसी मानचित्र को थोड़ा सा यहां से मैं एरो ले जाते हुए यहां, ठीक है, यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। तो भारत में सबसे कम लिख देता हूं थोड़ा सा ना, भारत में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, भारत में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अब आएगा आपका, निकाल देना, आंसर आएगा श्री गंगानगर। कौन सा आएगा भैया? श्री गंगानगर, ठीक है। जहां का भी परसेंट निकालना चाहें तो निकाल देना 10.06। कितना जाएगा? 10.06, ठीक है। तो भारत के दो राज्य सर्वाधिक में आपको यहां बता दिया, मेघालय आ गया। सबसे कम में कौन सा आ गया? नागालैंड। कौन सा आ गया? नागालैंड। ये तो है भारत के राज्य जो सर्वाधिक और सबसे कम क्या रखने वाले हैं? दशकीय वृद्धि दर रखने वाले राज्य हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए, नॉलेज आपको रखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या निकाला कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बराबर कौन सा है? बाड़मेर, जहां कितना है? 32.55। कितना है भैया? 32.55। और राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बराबर है श्री गंगानगर। कौन सा भैया? श्री गंगानगर, जहां परसेंट कितना है? 10.06। कितना है भैया? 10.06। चले आगे देखिए भैया ना। तो यहां सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बराबर हो गया सिक्किम और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा यहां आपको मैं राजस्थान का जब टॉपिक यहां मैंने थोड़ा आपको छेड़ा हुआ है तो यहां थोड़ा सा आपको और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, ठीक है। राजस्थान का, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा ना। राजस्थान का यहां लिख दे रहा हूं भैया ना, गौर करना क्या लिख रहा हूं आपको ना। राजस्थान का जनघनत्व, राजस्थान का जनघनत्व, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि भारत का जनघनत्व 2001 में और 2011 में, 2001 और 2011 की बार बार मैं आपको बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नवीनतम जनगणना के आंकड़े हमारे पास कहां से हैं? 2011 से। इससे पहले जो हमारे पास में जनगणना के आंकड़े रहे वो कहां से हैं? 2001 से। समझ में आ गया? तो 2011 के साथ साथ ये बेटर है आपके लिए कि आप 2001 का भी आंकड़ा याद रख सकें, ठीक है। लेके चलना है आपको, थोड़ा सा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेके चलना है आपको, 2001 का आंकड़ा भी आपको याद रखना है और 2011 तो आपको याद रखना ही है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। तो राजस्थान का जनघनत्व, ठीक है, राजस्थान का जनघनत्व, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ना। राजस्थान का जनघनत्व, और वो भी याद रखना, राजस्थान का जनघनत्व था 165 व्यक्ति। कितना था भैया? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
ये तो था भैया 2001 के अनुसार। किसके अनुसार? 2001 के अनुसार। ठीक है, राजस्थान का जनघनत्व 2001 के अनुसार कितना है? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यही राजस्थान का जनघनत्व यहां लिख दे रहा हूं मैं आपको, आगे चलकर 2011 में निकालते हैं तो हो जाता है भैया 201। कितना हो जाता है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां क्या निकाला मैंने आपको आगे कि राजस्थान का, किसका भैया? राजस्थान का जनघनत्व है ना 2001 में कितना है? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? 165। कितने कर रहे हैं? 165। और यही राजस्थान का जनघनत्व 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 201। आंकड़े याद रखने हराल में, समझ में आ गया? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, अगर मैं आपको यहां आगे चलकर यूं कहूं कि हमारे राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बन गया प्रश्न। और राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक और सबसे कम राजस्थान में जनघनत्व रखने वाले क्या बतलाइए? जिले बतलाइए। तो मैं यहां बना देता हूं प्रश्न ना, तो देखना बेटा, राजस्थान में कहां पे भैया? राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम, राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, ठीक है, या जिला, ये लो साहब, है ना। तो यहां मैं सीधा ही लिख देता हूं पॉइंट 1, ठीक है, सर्वाधिक बराबर, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व बराबर है जयपुर का। किसका भैया? जयपुर का। ठीक है, आंकड़ा निकालना चाहें तो निकाल देना, 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा जयपुर के लिए निकाल के आपको रखना है। ठीक है भाई, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बराबर कौन सा हो गया? जयपुर। जहां कितना है भैया? प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग कितने निवास करते हैं? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में यहां दूसरा पॉइंट निकालना है हमें सबसे कम के लिए। किसके लिए निकालना है? सबसे कम के लिए। ठीक है भाई, और सबसे कम राजस्थान में जनघनत्व रखने वाला जिला बराबर है, यहां निकालेंगे तो आ जाता है भैया आंसर जैसलमेर। क्या जाता है? जैसलमेर, जहां का जनघनत्व भी आपको कोष्टक में यहां लिख देना है। कितना है? 17 व्यक्ति। और लैंग्वेज वही लगेगी किसके आगे? जनघनत्व का जो भी आंकड़ा हम निकाल रहे हैं, उसके बाद में लैंग्वेज हमें वही निकालनी है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। क्या निकालना है? कि व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जहां कितना है जनघनत्व? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कितना है भैया? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां राजस्थान का थोड़ा सा आगे बढ़ा मैं अपन, तो राजस्थान का साक्षरता, किसका साक्षरता भैया? राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत, ये 2011 में, इसमें 2011 में निकाल देना है आपको 67.06%। कितना है? 67.06%। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बराबर आपको यहां निकालना है बेटा कोटा। कौन सा निकालना है? कोटा। और राजस्थान में आगे अगला प्रश्न मैं बढ़ा दूं तो सबसे कम साक्षरता वाला, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, ये उल्टे सीधे प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? सर्वाधिक निकाल लिया तो उसके बाद में हम क्या निकालने जा रहे हैं? सबसे कम। क्या निकालने जा रहे हैं भैया? सबसे कम। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बराबर कौन सा हो गया? कोटा। कौन सा हो गया? कोटा। और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला बराबर निकालेंगे तो यहां आंसर भी आप अपनी नोटबुक में नोटिस कर लेना, ऐड कर लेना। आंसर आएगा जालौर। क्या आएगा? जालौर। तो कोटा में निकालना चाहें साक्षरता का परसेंट 77.48 और जालौर में निकालना चाहें तो 55 पॉइंट लगभग निकालना है आपको 58%। ठीक है, ये जो आपका यहां तक मैं आपको एक बार पुनः आपको थोड़ा सा चलते चलते रिपीट कर देता हूं। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बराबर मेघालय। ठीक है भैया, उसके बाद में कितना है? कितनी वृद्धि रही? 27.82। कितनी रही? 27.82। उसके बाद में भारत में सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बराबर नागालैंड। ठीक है, 10 की वृद्धि का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमें एक 10 की अवधि लेके चलनी है। और 10 की अवधि कैसे बनेगी? जैसे हमने समय उठाया कहां से कहां तक? 2001 से 2011, ये बीच की अवधि क्या कहलाएगी? 10 की अवधि। ठीक है,
तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला राज्य बराबर नागालैंड -0.47। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कभी कभी प्रश्न मैंने आपको बताया था बोर्ड में आया हुआ है ना, पहले कैसे आया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बतलाइए, केवल इतना ही पूछा हुआ था वहां पे, है ना। तो सीधा सीधा आंसर निकाल देना हमें। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बराबर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश, जहां की जनसंख्या को भी मैंने आपको लगभग यहां निकाला हुआ है। क्या है बेटा? 19.96 करोड़। कितनी है? 19.96 करोड़। उसके बाद में भारत में सबसे कम, प्रश्न का उल्टा कर दो आप, कर दिया? क्या कर दिया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, जनसंख्या यहां आपको नोटिस की हुई है क्या? 6.08 लाख। कितनी आ जाएगी? 6.08 लाख। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहां हमने जो 10 की वृद्धि निकाली थी, ये ऊपर, ये तो निकाली है हमने भारत के लिए। किसके लिए निकाली है? भारत के लिए। लेकिन यहां मैंने आपको आगे क्या लिख दिया है कि राजस्थान में, ठीक है बेटा, नोटिस करना, ध्यान से सुनना, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रखने वाला जिला। आप उल्टा करेंगे प्रश्न का तो क्या हो जाएगा कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान के अंदर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं आपको, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो यहां निकाला हुआ मैंने आपको बाड़मेर। क्या जाएगा भैया? बाड़मेर। क्या जाएगा भैया? ये निकाला था, देखो इधर, है ना, ये रहा आपका ना, राजस्थान में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर। कौन सा जाएगा? बाड़मेर। कितना हो जाएगा? 32.55% निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में ही सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, क्या जाएगा भैया? आपका श्रीगंगानगर। क्या जाएगा? श्रीगंगानगर। कितना जाएगा? 10.06। कितना जाएगा भैया? 10.06% आ गया। उसके बाद में मैंने आपको प्रश्न यहां आगे निकाला हुआ था कि राजस्थान में, थोड़ी देर राजस्थान की ही बात की अपने, है ना, तो क्या बनाया अगला प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का जिला। ठीक है, और राजस्थान में ही सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बराबर है बेटा आपका जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर, जहां का जनघनत्व मात्र कितना है? मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही क्या करते हैं? निवास करते हैं। 17 से आपको याद आया थोड़ा, बैक में आपने वीडियो देखा ना कि भारत में एक प्रश्न बना हुआ था, वहां पे क्या बना था कि भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनघनत्व वाला, वहां पूछा था राज्य। क्या पूछा था? राज्य। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भारत का राज्य बराबर बिहार। ठीक है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, तो वहां निकाला था आपने अरुणाचल प्रदेश। कितना आया था वहां पे भी? जैसलमेर की तरह। ठीक है ना, किसकी तरह? जैसलमेर की तरह। कितना आया था? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और जनघनत्व की ही बात करें, वो भी काई के लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। समझ में आ गया? तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्या? केंद्र शासित प्रदेश, तो आ जाता है दिल्ली। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत में ही बात करें सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। ठीक है, और भारत की बात करें, स्वयं भारत की बात करें, यह भी आपको पता होना चाहिए, बता दिया मैंने आपको पहले भी। स्वयं भारत की बात करें तो भारत का जनघनत्व 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर, ठीक है, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है भैया, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा मैंने आपको यहां यह भी बताया कि राजस्थान का जनघनत्व, किसका जनघनत्व? राजस्थान का जनघनत्व। ठीक है, 2001 की जनगणना में कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यही राजस्थान का जनघनत्व 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और देखिए राजस्थान के बारे में, थोड़ा सा आपको बता ही देता हूं, है ना, थोड़ा सा राजस्थान का चला हुआ है, तो है ना, यहां इधर की साइड निकाल दे रहा हूं मैं प्रश्न, है ना, देखना राजस्थान का। ठीक है भैया, राजस्थान का, क्योंकि हमारा गृह राज्य है इसलिए थोड़ा सा राजस्थान के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, राजस्थान का लिंगानुपात, राजस्थान का क्या भैया? राजस्थान का लिंगानुपात। ठीक है, यहां निकाल रहा हूं भैया ना, 2001 में 921/1000। ठीक है, और यही राजस्थान का लिंगानुपात 2011 में बढ़कर यहां आपको कर देना है 926। कितना कर देना है? लगभग 926/1000। ठीक है,
भारत का लिंगानुपात, ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सिस्टम से चलना, थोड़ा गौर फरमाना क्या कह रहा हूं मैं ना। भारत का अलग लिंगानुपात है, 933 से बढ़कर कितना हो गया था, बताया था मैंने आपको पहले भी, 940। कितना हो गया था, 940। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं काई की, राजस्थान की। किसकी बात कर रहा हूं, राजस्थान की। तो राजस्थान में जो लिंगानुपात है 2001 में कितना था, 921/1000, ठीक है। उसके बाद में 2011 में यही राजस्थान का लिंगानुपात 921 से बढ़कर कितना हो गया था, 926। निकाल दिया मैंने आपको यहां ना। आप भी अपनी नोटबुक में कंटिन्यू नोटिस करते रहें, ऐड करते रहें, जो भी प्रश्न आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है ना। नोट्स बनाते रहें, आपके सेल्फ नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो उसके बाद में देखना, ये तो हो गया राजस्थान का लिंगानुपात। क्या हो गया, राजस्थान का लिंगानुपात 2001 में 921 और 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 2011 में बढ़कर हो गया 926। कितना हो गया, 926। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, ठीक है ना, पिछला जो वीडियो है हमारा, उसमें भी आपने देखा होगा कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, कौन सा आया था, केरल। केरल में क्या क्या पोजीशन थी, आंकड़ा निकाला था आपने वहां पे भी, है ना। तो केरल में पोजीशन क्या थी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 1084, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारत का राज्य केरल, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य बराबर वहां पे हमने निकाला था क्या, हरियाणा। क्या निकाला था भैया, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में भी आंकड़ा क्या रहा, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 877। कितनी है, 877। आ गया। तो भारत में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपने पहले ही पढ़ लिया ना भैया। अब यहां मैं बात करता हूं राजस्थान की, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या बतलाइए, जिला बतलाइए। प्रश्नों को उल्टा सीधा नहीं करना है ना, नोटिस करते रहना आप, है ना, क्या कह रहा हूं मैं अपना। कभी भारत का आगे निकल के जाता है, कभी राजस्थान का पूछ लिया आपने, है ना। तो राजस्थान में, किसमें भैया, राजस्थान में, और राजस्थान में सर्वाधिक निकालें, यहां निकाल देता हूं आपको मैं ना। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान में, ठीक है ना। तो राजस्थान में निकाल रहा हूं मैं आपको, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बराबर यहां निकाल देते हैं अपन, आ जाएगा। एक तो है डूंगरपुर, कौन सा है, डूंगरपुर में निकाले, आंकड़ा क्या है, 990, और नीचे लगा दिया अपने 1000। कितना लगा दिया, 1000। ऐसे ही दूसरा जिला डूंगरपुर के तुरंत बाद जो आता है, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे इकाई के मामले में, लिंगानुपात के मामले में, ठीक है। राजसमंद कौन सा आता है, राजसमंद। और राजसमंद की पोजीशन क्या है आंकड़ों के मामले में, तो 988, है ना, लगभग 988 बटे कितना है, 1000, ठीक है। ये तो हो गए सर्वाधिक वाले। अब यहां हमें नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे कम, ठीक है भैया, सबसे कम राजस्थान में सबसे कम क्या रखने वाला, लिंगानुपात रखने वाला जिला, यहां लिंगानुपात वाला जिला। तो यहां आपको आंसर निकालना है धौलपुर। कौन सा निकालना है, धौलपुर, ठीक है। और धौलपुर में आंकड़ा क्या है, मैं आपको यहां लिख देता हूं, है ना, 845 बटे यहां नीचे लगा देंगे 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है भैया, 845। कितनी है, 845, ठीक है। राजस्थान की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में भारत में कौन से स्थान पे आता है, प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 लाख, नीचे लगाना चाहें तो लगा दें, लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये राजस्थान का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, 3,42,239, ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। और राजस्थान के अंदर भी बात करें, किसके अंदर बात करें, राजस्थान के अंदर की भी बात करें, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, ठीक है भैया, सर्वाधिक, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या बना रहा हूं मैं, ना। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, नोटिस करना बेटा ना क्या कह रहा हूं, ठीक है भाई। बराबर यहां निकल के आएगा आपका जैसलमेर। कौन सा आएगा भैया, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक, ठीक है ना भैया, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का भी क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है भैया। यहां आंसर निकल के आएगा आपका, कौन सा जाएगा भैया, जैसलमेर। कौन सा जाएगा भैया, जैसलमेर, ठीक है। कितना है, अगर निकालना भी चाहे आंकड़ा, कितना है क्षेत्रफल, 38,401,
ठीक है, कितना है 38,401, ठीक है, ये क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसी राजस्थान के अंदर निकालना चाहें सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, वही कहीं के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, सबसे छोटा जिला, तो बराबर यहां निकल के आ जाएगा आपका धौलपुर। कौन सा जाएगा? धौलपुर, जिसका है 30-33, कोष्टक में बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ थोड़े से राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न निकालने थे, वो मैंने आपको यहाँ निकाल कर समझा दिए। देखो बेटा ना, क्या क्या चीजें निकाली हमने, तो यहाँ से निकालना स्टार्ट किया था हमने ना। राजस्थान का लिंगानुपात 921, 2001 में कितना था? 921। उसके बाद 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 2011 में बढ़कर हो गया 926। कितना हो गया? 926, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का जनघनत्व 2001 में कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यही राजस्थान का जनघनत्व बढ़कर कितना हो गया? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में भी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर। उसके बाद में सबसे कम में कौन सा आया था आपका? सबसे कम में बराबर जैसलमेर। कौन सा आया था? सबसे कम में जैसलमेर आ गया। अब मैंने यहां थोड़े से अतिरिक्त प्रश्न यहां और बनाए हुए हैं आपके लिए। क्या बनाए हुए हैं? कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, डूंगरपुर 990/1000। कितना है? 990/1000, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर राजस्थान में किसका आता है? राजसमंद का। कितना है? 988/1000। अब आपके मन में ऑटोमेटिकली एक डाउट आ रहा होगा कि सर सर्वाधिक में तो ये होता है, क्या होता है पता है? क्या होता है कि पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है। नोटिस करना क्या कह रहा हूं ना, सर्वाधिक लिंगानुपात में क्या होता है कि पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है। लेकिन यहां आपने क्या पढ़ा कि डूंगरपुर में कितना है? 990। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 990। यानी कि क्या करें, जब अधिकतम वाला जिला ही 990 है तो उसे हम क्या ही मानेंगे? फिर अधिकतम ही मानेंगे। समझ में आ गया? उसका कारण यह है, ठीक है भैया। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर, जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 990। उसके बाद में द्वितीय स्थान रखने वाला, दूसरा स्थान रखने वाला जिला बराबर राजसमंद, जहां 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती हैं? 988 महिलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। ये तो हो गए दोनों सर्वाधिक, ठीक है। 990 के बाद में 988, यानी कि पहला डूंगरपुर और दूसरा राजसमंद, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अब कहीं की राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बराबर आएगा धौलपुर। कौन सा आएगा? धौलपुर, जहां का निकाल देना कितना है? 845 कितना? 1000। कितना है? 845/1000। ये सबसे कम लिंगानुपात वाला राजस्थान का क्या है भैया? जिला। क्या है भैया? जिला, ठीक है। चलते हैं आगे, है ना बेटा। अब यहां से आगे आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा बोलते बोलते ही बता रहा हूं आपको, ना। नोटिस करना क्या कह रहा हूं कि भारत जो है, याद रखना बेटा कि भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में, भारत की बात कर रहा हूं ना, भारत जो है क्षेत्रफल के मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर, याद रखना, कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर आता है, ठीक है। रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये वो देश हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं ना, ये कौन से देश हैं? ये वो देश हैं जो कि याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से कैसे हैं? अव्वल हैं। कैसे हैं? अव्वल हैं, ठीक है। भारत 7वें स्थान पे आता है क्षेत्रफल के मामले में। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अन्य बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं, यानी कि अन्य 6 बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े राष्ट्र हैं जो क्षेत्रफल के मामले में भी भारत से कहाँ आते हैं? पहले स्थान पर आते हैं, या आते हैं तो अव्वल आते हैं, ठीक है भाई। आज आगे देखें भैया ना, यहां से आगे प्रश्न। चीन जो है जनसंख्या के मामले में पूरे वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर आता है, ठीक है, चीन, ठीक है। और चीन की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 134 करोड़। जनसंख्या के मामले में चीन जो है, याद रखना, कितने करोड़ जनसंख्या के साथ? 134 करोड़ जनसंख्या के साथ कौन से स्थान पे आता है? प्रथम स्थान पर आता है। इसी चीन के बाद में याद रखना अब हमारा स्वयं कौन सा देश? भारत देश, ठीक है। जनसंख्या के मामले में, किसके मामले में? जनसंख्या के मामले में अब याद रखना कौन से स्थान पे आता है? द्वितीय स्थान पर आता है। और 2011 की याद रखना काय के अनुसार? जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग यहां आपको निकालनी है 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़, ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में पहला स्थान वर्ल्ड में, संसार में किसका आता है? चीन का, जहां की जनसंख्या आपको थोड़ा सा शो कर देनी है, क्या आ जाएगी? लगभग 134 करोड़ पहले स्थान पे आता है। उसके बाद में जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान किसका आता है? स्वयं हमारे भारत देश का। कितना आ जाएगा बेटा भारत देश का? लगभग जनसंख्या बता देना यहाँ कितने हो जाएगी भैया? लगभग 121 करोड़। लेकिन 121 करोड़ है
समझ में आ गया? कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है भैया, आगे देखना, थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड निकालते हैं इसका, भारत की जनसंख्या का, ठीक है ना। 2001 के अनुसार, किसके अनुसार भैया? 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, और भारत की जनसंख्या बराबर यहां निकालें तो आ जाएगी भैया 102.07 करोड़। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या निकलकर आ गई। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे मैं आपको बताना चाहूं बेटा, यहां आपके सिलेबस के अंदर ये प्रश्न भी लिखा हुआ है कि साक्षरता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, किससे भैया? साक्षरता से। ठीक है, तो साक्षरता का मतलब क्या होता है? ठीक है, सीधी सी परिभाषा है, नोट कर लेना भैया ना, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या, से अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या क्या कर सके भैया? लिख सके, ही क्या कहलाता है? साक्षरता कहलाता है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न ये बन जाता है, मैं आपको यहां नोट कर देता हूं कि साक्षरता को, ठीक है भैया, काई को? साक्षरता को प्रभावित करने वाले, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बतलाइए। कितने कारक बताइए? 4 कारक बतलाइए। प्रश्न बन गया आपका, है ना। तो 4 कारक निकालते हैं, है ना, कौन कौन से आते हैं। पहला निकाल दिया मैंने आपको, यातायात व संचार की साधनों की सुविधा, या कहें तो साधनों का विकास। ठीक है, कहीं ना कहीं यातायात और संचार के साधनों पर भी क्या करता है? साक्षरता जो है निर्भर करती है। दूसरा पॉइंट बिंदु निकालेंगे अपन यहां से, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। ठीक है, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट अपन यहां से निकालेंगे जीवन का स्तर। क्या निकालेंगे भैया? जीवन का स्तर। उसके बाद में चौथा पॉइंट मैं आपको यहीं लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद में जाता है आपका नगरीकरण का स्तर। किसका स्तर भैया? नगरीकरण का स्तर। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट यहां आपको निकाल देते हैं। चौथे क्या, 5वां आ जाएगा आपका, और 5वां पॉइंट बन जाएगा समाज में महिलाओं की स्थिति। समाज में महिलाओं की स्थिति, ये साक्षरता को प्रभावित करने वाला अगला बन गया कारक। ठीक है, और एक और आपको निकालना चाहें 6वां यहां, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का प्रसार। ठीक है, देखिए बेटा, जो आपको मैंने प्रश्न बताया था कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले क्या भी बतलाइए, कारक भी बतलाइए। ठीक है, ये मैंने आपको प्रश्न बताया, साक्षरता को प्रभावित करने वाले क्या बतलाइए, कोई 4 कारक बतलाइए, जहां से कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि साक्षरता की दर जो है क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, यातायात व संचार के साधनों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। ऐसा होगा तो साक्षरता का परसेंट भी क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आ गया? साक्षरता बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ठीक है ना, थोड़ा समझाने वाली बात है। शैक्षणिक सुविधाओं की लगातार क्या होनी चाहिए? उपलब्धता बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला है जीवन का स्तर। इसके अलावा अगला पॉइंट है आपका नगरीकरण का स्तर। ठीक है, समाज में महिलाओं की स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था का प्रसार। ये वो 5 कारक हैं जो लगभग कहीं ना कहीं काय को प्रभावित करते हैं? साक्षरता को प्रभावित करते हैं। और साक्षरता का मतलब क्या हो गया? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की वह कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके। समझ में आ गया? मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न पहले बता दिए साक्षरता के मामले में, है ना, कि भारत का, है ना, जैसे मैं आपको यहाँ बना दूं एक प्रश्न और, हालांकि बता दिया होगा मैंने आपको पहले भी कि 2011 में भारत का साक्षरता परसेंट कितना था? 2011 में 74.04। हमारे पूरे भारत देश का साक्षरता परसेंट 2011 में कितना था? 74.04।
और यही भारत का साक्षरता परसेंट जो है 2001 में, ध्यान दीजिएगा कितना था, 64.83। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये प्रश्न क्लियर कर दिए है ना, थोड़ा रिपीट होने वाली बात आ गई इसलिए मैंने आपको रिपीट किया है ना बेटा। तो क्योंकि साक्षरता यहाँ चला हुआ था, थोड़ा सा समझा रहा था मैं आपको ना, तो साक्षरता के मामले में याद रखना भारत की पोजीशन क्या है। भारत जो है 2001 में कितना परसेंट था साक्षरता के मामले में, 64.83 कुल साक्षरता, ठीक है। उसके बाद में यही साक्षरता भारत की 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 74.04। कितनी हो गई, 74.04, ठीक है। यानी कि भारत की बात करें, अंदर की भी बात करें तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, कौन सा है, केरल। और भारत में साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, सबसे निम्न राज्य, निम्न स्थिति में जो आता है बिहार, कौन सा है, बिहार 63.82 और केरल का 93.91, ठीक है। ये क्या है, साक्षरता प्रतिशत, ठीक है जी। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको दोहरा दूं क्या बनाया हमने यहाँ पे कि चीन जो है 134 करोड़ जनसंख्या के साथ में कौन से स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आता है। भारत देश जो है लगभग याद करना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या, 121 करोड़ जनसंख्या के साथ पूरे वर्ल्ड में कौन से स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। साक्षरता की यहां मैंने आपको क्या बता दी परिभाषा, 7 वर्ष या इससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या जो किसी भी भाषा को पढ़ सके या लिख सके, साक्षरता कहलाती है। इसके अलावा साक्षरता को प्रभावित करने वाले मैंने आपको यहाँ ये याद रखना 6 पॉइंट निकाले हुए हैं। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर इन 6 पॉइंटों को क्या कर लेना, नोटिस कर लेना, ऐड कर लेना है ना। 6 बिंदु निकाले मैंने आपको यहाँ, कौन कौन से, यातायात व संचार के साधनों का विकास, ठीक है। दूसरा निकाला आपको मैंने शैक्षणिक सुविधाओं की क्या होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, जीवन का स्तर, इसके अलावा नगरीकरण का स्तर, इसके अलावा आगे निकाला समाज में महिलाओं की स्थिति यानी कि कैसी होनी चाहिए, सुदृढ़ या मजबूत होनी चाहिए। उसके अलावा एक और पॉइंट निकाला जो भी क्या करता है, साक्षरता को क्या करता है, प्रभावित करता है, क्या जाएगा, अर्थव्यवस्था का प्रसार। और यहां मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी दी कि हमारे पूरे भारत देश का, ठीक है भैया, हमारे पूरे भारत देश का 2001 में साक्षरता परसेंट कितना था, लगभग 64.83। और यही भारत का साक्षरता दर जो है, साक्षरता प्रतिशत जो है, ठीक है ना, 2011 में बढ़कर कितना हो गया, 74.04। और ये वाला तो आपको हर हाल में याद रखना है, कौन सा वाला, मैंने टिक लगा दिया, कौन सा वाला, 2011 वाला आंकड़ा, ठीक है। तो 2011 में भैया कितना है भारत का साक्षरता प्रतिशत, कितना है, 74.04, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, देखना आगे। अब यहां से आगे मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न है बेटा आपका, सीधा प्रश्न है, बिल्कुल आप साथ देना है ना। अगला जो प्रश्न हम आपको उठाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो एकदम मस्त प्रश्न है, आपको समझ में आएगा, है ना। बिल्कुल आप बस ध्यान देना, मैं आपको क्या प्रश्न बोल रहा हूं, उसका क्या आंसर निकालने जा रहा हूं, है ना, और क्या मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है बेटा। आप बस फॉलो करना मुझे, मैं क्या आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। जैसे देखना भैया ना, जनसंख्या परिवर्तन के, किसके भैया, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या प्रश्न बना दिया कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, प्रश्न बना दिया मैंने आपको, है ना। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कहलाते हैं वो, यानी कि जनसंख्या के आकार में वो हर हाल में क्या लेकर आते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, ठीक है भैया। वो जनसंख्या के आकार में क्या लेकर आते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं, ठीक है। चाहे तो जनसंख्या कहां की ओर जा सकती है, धनात्मक की ओर जा सकती है, और चाहे वही जनसंख्या जो है कहां की ओर जा सकती है, माइनस की ओर जा सकती है। समझ आ गया, देखिएगा भैया ना। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटकों में सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आपको, पहले तो घटक लिख देता हूं, वो 3 है कौन कौन से, ठीक है भाई। जिसमें पहला है जन्म दर, क्या है भैया, जन्म दर। और दूसरा है भैया आपका मृत्यु दर, कौन सा है, मृत्यु दर। और तीसरा वाला है भैया आपका प्रवास, क्या है, प्रवास, ठीक है। ये वो 3 घटक हैं, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये वो 3 क्या हैं, ये वो 3 घटक हैं जो कि जनसंख्या परिवर्तन के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं, या कहें तो जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 प्रमुख क्या कहलाते हैं, घटक कहलाते हैं। यानी कि हर हाल में ये जनसंख्या के आकार में क्या लेकर आते हैं, परिवर्तन लेकर आते हैं। देखो बेटा क्या क्या बोला मैंने आपको, जन्म दर पहला पॉइंट, पहला घटक, ठीक है। दूसरा पॉइंट बराबर क्या बनाया, मृत्यु दर, क्या बनाया, मृत्यु दर। और तीसरा क्या बना दिया, प्रवास, क्या बना दिया, प्रवास, ठीक है। अब मैं आपको आगे इनको थोड़ा सा हल्का हल्का सा खोल के समझा देता हूं ना, कि इनके बारे में कैसे निकल के आएगा, जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, और प्रवास
किसे कहते हैं। अगर जन्म दर को अपन निकाल रहे हैं तो ये कैसे जनसंख्या के आकार में क्या लेके आती है, परिवर्तन लेकर आती है। अगर जैसे बात कर लें प्रवास की ही, किसकी बात कर लें, प्रवास की ही, तो प्रवास जो है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन कैसे लेकर आता है, थोड़ा तुमको हल्का सा समझा देते हैं ना। देखिएगा भाई, है ना, जन्म दर मैं पहला उठा रहा हूं पॉइंट, ठीक है भाई। जन्म दर कौन सा है, जन्म दर, परिभाषा निकाल दीजिएगा ना। जन्म दर की परिभाषा निकल के आ जाएगी कि वही प्रति 1000 स्त्रियों पर, या कहें तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले, याद रखना कैसे बच्चे निकालने हैं, जीवित बच्चे। कैसे निकालने हैं, जीवित बच्चों की संख्या को, जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, जीवित बच्चों की संख्या को ही याद रखना क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। यहां तक नोटिस कर लेना, ठीक है। तो जन्म दर की परिभाषा क्या निकली कि प्रति 1000 जनसंख्या पर या प्रति 1000 महिलाओं पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चे, यहां फोकस रखने वाली बात जो रहेगी, है ना, कैसे बच्चे, जीवित बच्चों की संख्या को, ठीक है भैया। तो प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, थोड़ा आपसे निवेदन है मेरा बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान बढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड की साइड, है ना, कि मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूं। आपको ये प्रश्न तभी समझ में आएगा आपको, है ना बेटा, है ना, थोड़ा ध्यान देना, है ना, क्योंकि ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसको आप जो है बेटा थोड़ा सीरियस ढंग से पढ़ोगे, ठीक है ना। देखिए आगे क्या कर रहा हूं ना, कि किसी क्षेत्र विशेष में, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा हूं मैं ना, किसी क्षेत्र विशेष में, और वो भी क्या कह रहा हूं, आगे देखना, निश्चित समय अवधि में, कहां पे, निश्चित समय अंतराल में या निश्चित समय अवधि में, ठीक है भैया, निश्चित समय अवधि में जब जन्म दर तो कैसी पाई जाती हो, पुस्तक में लिख दिया मैंने उच्च, कैसी पाई जाती हो, उच्च। और वहीं आगे देखना, अभी परिभाषा थोड़ा डेफिनेशन जो बताने जा रहा हूं मैं आपको पूरी नहीं हुई है, सुनना आ गया ना। किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि में, ठीक है, निश्चित समय अवधि में जब, याद रखना, जन्म दर कैसी पाई जाती हो, उच्च पाई जाती हो, वह, ध्यान दीजिएगा आगे, वह मृत्यु दर, पुस्तक में बना देंगे इसको अपन, वह मृत्यु दर निम्न पाई जाती हो, या मृत्यु दर निम्न पाई जाती हो, ठीक है भाई, निम्न पाई जाती है या निम्न पाई जाती हो, बात एक ही है, ठीक है भाई। तो किसी क्षेत्र विशेष में, कोई भी क्षेत्र है और उसमें भी कहां, एक निश्चित समय अंतराल में, ठीक है भाई। निश्चित समय अंतराल का मतलब 2001 से 2011 बीच का समय निश्चित है, ये निश्चित समय अंतराल है, ठीक है भाई। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि में जब जन्म दर, मैं केवल यहां दो घटकों की बात कर रहा हूं, एक तो आएगा जन्म दर और एक आएगा मृत्यु दर, ठीक है। जन्म दर निकालेंगे तो जन्म दर जो है, जन्म दर में क्या आता है देखना, यानी कि मेरा कहने का मतलब जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या जब कहां की ओर जाती है, धनात्मक की ओर जाती है, तब की बात में क्या होता है कि जन्म दर तो कैसी पाई जाएगी, उच्च, और मृत्यु दर कैसी पाई जाएगी, निम्न। समझ में आ गया। अगर किसी भी प्रदेश की जनसंख्या, है ना, एक निश्चित समय अवधि में कहां की ओर जा रही है, माइनस की ओर जा रही है, या कहें तो गिरावट की ओर जा रही है, या कहें तो बेटा कमी की ओर जा रही है, कहें तो घट रही है, समझ में आ गया। वहां इन दोनों का हमें उल्टा करना है, समझ में आ गया। धनात्मक में तो क्या चलेगा, जनसंख्या की जो धनात्मक वृद्धि दर है उसमें तो क्या चलता है कि जन्म दर कैसी पाई जाती है, उच्च, ठीक है। और यहां निकाल लीजिए मृत्यु दर कैसी पाई जाती है, निम्न। समझ में आ गया। तो उस प्रदेश की जनसंख्या ऑटोमेटिकली कहां की ओर चली जाती है, प्लस की ओर चली जाती है, धनात्मक की ओर चली जाती है। और इसे ही याद रखना क्या कहते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब जनसंख्या की कौन सी वृद्धि दर की परिभाषा निकल के आ गई, धनात्मक वृद्धि दर की परिभाषा निकलकर आ गई। ठीक है, आगे देखना है ना। फिर मैंने आपको क्या कहा कि इसी परिभाषा के अंदर आए हुए जन्म दर और काई का मृत्यु दर का अगर थोड़ी देर के लिए अपन क्या कर दें, उल्टा करना भैया, क्या करोगे कि जन्म दर को अब हमें क्या कर देना है, निम्न। क्या कर देना है, निम्न। और मृत्यु दर को कैसा कर देना है, उच्च। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जन्म लेने वालों का अनुपात क्या हो गया, घट गया, निम्न हो गया, जबकि मरने वालों का या मृत्यु दर कैसी दिखाई आपने, उच्च। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मरने वालों का अनुपात कैसा हो गया, अधिक हो गया, उच्च हो गया। तो उस प्रदेश की जनसंख्या, अब मैं आपसे ही पूछता हूं बेटा, बताइए कहां की ओर जाएगी, माइनस की ओर जाएगी। समझ में आ गया। या कहें तो यही जनसंख्या की जो है अब कहलाएगी धनात्मक नहीं, धनात्मक नहीं बेटा, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, ये कहलाएगी। समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब आपको यहां ये था बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। यहां मैंने आपको पहले निकाला जन्म दर, और दूसरा निकाला बेटा आपको मैंने मृत्यु दर, और तीसरा निकाला मैंने आपको प्रवास। ठीक है, जन्म दर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले
जन्म लेने वाले कैसे बच्चों की संख्या को, जीवित बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, अब जन्म दर, ठीक है, अब जन्म दर किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को कैसे परिवर्तित करती है, समझ में आ गया। तो निकालना है, यहां कैसे निकालोगे कि याद रखना बेटा, कैसे निकालना होगा आपको कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी कहां पे, किसी क्षेत्र विशेष में, कहां के अंदर, एक निश्चित समय अवधि में, समझ में आ गया, जब जन्म दर तो कैसी पाई जाती हो, उच्च, समझ में आ गया, जन्म दर कैसी पाई जाती हो, उच्च, उसके बाद में आगे निकालना है मृत्यु दर कैसी पाई जाती हो, निम्न पाई जाती हो। तो बताओ उस प्रदेश की जनसंख्या में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, और जो भी परिवर्तन आएगा वो कौन सा आएगा, बताओ, वहां की जनसंख्या बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, समझ में आ गया। आकार में परिवर्तन आना चाहिए, चाहे वो वृद्धि से आवे चाहे वो माइनस से आवे, समझ में आ गया। तो यहां आपको समझ में आ गया। तो जन्म दर जो है, यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन लेकर आई कि नहीं आई, आई, समझ में आ गया। अब दूसरी डेफिनेशन निकालेंगे अपन की, मृत्यु दर की, किसके निकालेंगे, मृत्यु दर की। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहां है, मैं लिख देता हूं आपको, मृत्यु दर क्या है भैया, मृत्यु दर, ठीक है। और मृत्यु दर की परिभाषा निकाल लीजिए, वही प्रति 1000 जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर, जनसंख्या पर। अब याद रखना, जन्म दर में निकाला था हमने जीवित बच्चों की संख्या को, और यहां निकाल रहे हैं अपन क्या, मृत्यु दर। तो याद रखना प्रति 1000 जनसंख्या पर, है ना, कैसे बच्चों की संख्या को, मृत बच्चों की संख्या को, कैसे बच्चों की संख्या को, मृत बच्चों की संख्या को, याद रखना क्या कहा जाता है, मृत बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, मृत बच्चों की संख्या को ही मृत्यु दर कहा जाता है। निकाल दिया। अब देखिए, अब मृत्यु दर जो है कैसे जनसंख्या के आकार में क्या लेके आती है, परिवर्तन लेकर आती है, उसको भी आप ऐसे निकाल लीजिए ना, वही कि क्या, कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में, और किसके अंदर, निश्चित समय अवधि के अंदर, ठीक है ना, या निश्चित समय अवधि में, कहां पे भैया, निश्चित समय अवधि में, ठीक है ना, निश्चित समय अवधि में। बात उन दोनों घटकों की करेंगे दोबारा सिखाई गई की, जन्म दर की और मृत्यु दर की, है ना। निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में जब, देखना बेटा ना, जब जन्म दर, उल्टा करना है अपन को, है ना, पहले का उल्टा करना है, जब जन्म दर तो बराबर कैसी पाई जाती है, निम्न, कैसी पाई जाती है, निम्न, जब जन्म दर कैसी पाई जाती है, निम्न, वे मृत्यु दर, वे कौन सी दर, मृत्यु दर बराबर कैसी पाई जाती हो, उच्च पाई जाती हो, या उच्च पाई जाती है, ठीक है। यहां तक निकालना है अपन को, है ना, ध्यान देना। तो क्या काम है आपको, प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत बच्चों की संख्या को क्या कह दिया हमने, मृत्यु दर। आगे हमको यहां का उल्टा करना है, समझ में आ गया। जन्म दर में हमने जो लिखा था उसका उल्टा करना है। क्या करना है, जन्म दर में तो जन्म दर कैसी थी, उच्च, और मृत्यु दर कैसी थी, निम्न, निकाला था आपने, और मृत्यु दर कैसी थी, निम्न, ठीक है। अब यहां अपन निकाल रहे हैं मृत्यु दर। तो मृत्यु दर में हमें मृत्यु दर के माध्यम से हमें जनसंख्या के आकार में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। तो मृत्यु दर में निकालना, जब किसी क्षेत्र विशेष में, निश्चित समय अवधि में, जब जन्म दर, उल्टा कर दो, यहां उच्च था तो यहां क्या कर दिया हमने, निम्न, क्या कर दिया, जन्म दर निम्न पाई जाती हो। इसके अलावा आगे निकालिए, यहां मृत्यु दर कैसी थी, निम्न, लेकिन यहां क्या कर दिया हमने, जब मृत्यु दर कैसी पाई जाती हो, उच्च पाई जाती हो, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जन्म लेने वालों का अनुपात तो कैसा हो गया, कम, निम्न। इसके अलावा आगे देखना, मृत्यु दर कैसी हो गई, उच्च, यानी कि देश में मरने वालों का अनुपात कैसा हो गया, अधिक, कैसा हो गया भैया, अधिक। इसका मतलब यहां मरने वालों का अनुपात जब कैसा हो जाएगा, सर्वाधिक हो जाएगा, तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है कहां की ओर चली जाती है, माइनस की ओर चली जाती है, या कहें तो घटने लग जाती है, या गिरावट की ओर चली जाती है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये कहलाता है आपका पूरा क्या, मृत्यु दर, समझ में आ गया, क्या कहलाता है भैया, मृत्यु दर, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको जो अगला पॉइंट समझाने जा रहा हूं वो है भैया प्रवास। क्या है भैया, प्रवास, है ना। जन्म दर हो गया आपका, ठीक है बेटा, जन्म दर हो गया आपका, और जनसंख्या परिवर्तन का दूसरा घटक भी हो गया आपका, कौन सा, मृत्यु दर। और जनसंख्या परिवर्तन का अब हमें निकालना है कौन सा घटक, तीसरा घटक, और तीसरे घटक का नाम है भैया प्रवास। क्या नाम है, प्रवास, ठीक है। देखना, इसको भी समझा देता हूं ना। तीसरे घटक का नाम है, मैं यहां आपको अलग से निकाल कर समझा रहा हूं इसको, है ना, प्रवास। तीसरे घटक का नाम है बेटा प्रवास। क्या नाम है, प्रवास, ठीक है। प्रवास नाम से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं ना, थोड़ा आपका ध्यान चाह रहा हूं बेटा, है ना। तो प्रवास नाम से आपका ऑलरेडी
इसी इसी पार्ट 2 के अंदर, यानी कि भाग 2 के अंदर भूगोल में, है ना, 12th क्लास के अंदर आपका एक लेसन आने वाला है ना, उसका नाम भी क्या है, प्रवास। क्या है, प्रवास। तीसरे नंबर का लेसन है आपका। कौन से नंबर का लेसन है, तीसरे नंबर का आपका लेसन है, जिसका नाम है प्रवास। सॉरी, दूसरा ही है आपका ना बेटा, दूसरा ही है आपका, ठीक है। तो दूसरे लेसन का नाम है आपका प्रवास। प्रवास की परिभाषा, प्रवास के कारण, प्रवास के कहें तो प्रकार, और प्रवास के परिणाम। समझ में आ गया। एक पूरा चैप्टर बना हुआ है आपका कई के नाम से, प्रवास के नाम से। समझ में आ गया। तो प्रवास क्या है, और ये प्रवास जो है जनसंख्या के आकार में क्या लेकर आता है, परिवर्तन लेकर आता है। तो प्रवास को अपन थोड़ा डीपली, है ना, गहराई से, जब इसका नंबर आएगा चैप्टर का आने वाला, क्योंकि इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है यही है। समझ में आ गया, कौन सा, प्रवास। ठीक है बेटा। तो इसको अपन गहराई से तभी पढ़ेंगे, लेकिन यहां चलते चलते, क्योंकि इस वाले लेसन में भी प्रवास की बात हो रही है, समझ में आ गया, तो प्रवास को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, शॉर्टली। ठीक है बेटा। तो प्रवास जो है, प्रवास एक प्रक्रिया है। क्या है बेटा, प्रक्रिया। समझ में आ गया। और गमन करने की प्रक्रिया है। क्या करने की प्रक्रिया है, गमन करने की प्रक्रिया है। कैसे गमन होता है इसमें, ठीक है ना, देखना बेटा ना। तो प्रवास में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी मानव है बेटा, क्या है, मानव है, ठीक है, या कोई भी बराबर याद रखना मानव समूह है। कौन है भैया, मानव समूह है, या कोई भी बराबर याद रखना कौन है, मानव समुदाय। कौन है, मानव समुदाय। ठीक है। जब कोई मानव, और यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक क्षेत्र तो ये बना दिया और एक क्षेत्र मैंने आपको ये बना दिया, ठीक है ना। ये इस क्षेत्र को कहेंगे अपन फर्स्ट भौगोलिक इकाई, ठीक है, और इसको कहेंगे अपन सेकंड भौगोलिक इकाई, ठीक है ना। इसको तो हमने क्या कह दिया, फर्स्ट भौगोलिक इकाई, ठीक है, और इसको हमने क्या कह दिया, सेकंड भौगोलिक इकाई, ठीक है। आगे देखना बेटा, प्रवास का मतलब क्या होता है, फर्स्ट भौगोलिक इकाई, मैं यहां लिख भी देता हूं आपको, ना, भौगोलिक इकाई, फर्स्ट भौगोलिक इकाई है ये, ठीक है। और यहां ये जो दूसरा हमने बनाया है समझाने के लिए आपको, है ना, इसको कहेंगे अपन सेकंड भौगोलिक इकाई। क्या कहेंगे, सेकंड भौगोलिक इकाई, इसको कहेंगे अपन सेकंड भौगोलिक इकाई, ठीक है। अच्छा जी, देखना पहली परिभाषा क्या बनेगी, है ना, कि भैया जब कोई, ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सभी का अट्रैक्शन यहां ब्लैक बोर्ड पे चाहूंगा, ठीक है भैया। जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय, ठीक है, बात एक ही है ना। जब कोई मानव या मानव समुदाय या मानव समूह अपनी, ध्यान दीजिएगा, अपनी एक भौगोलिक इकाई से या अपनी पहली भौगोलिक इकाई से, अपनी एक भौगोलिक इकाई से, ठीक है ना, एरो लगाया मैंने आपको, कहां जाते हुए दिखा दिया, दूसरी भौगोलिक इकाई की तरफ, ठीक है। यानी कि जब कोई मानव समूह या मानव समुदाय अपनी पहली भौगोलिक इकाई से या अपनी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई, या आगे दूसरी भौगोलिक इकाई, आगे दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य, याद रखना, क्या करता है, गमन करता है। क्या करता है, गमन करता है। लिख दिया मैंने आपको यहां ना, कि एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य में क्या करता है, गमन करता है। और ये गमन करने की जो, याद रखना, क्या है भैया, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की जो प्रक्रिया है, गमन करने की जो क्या है, प्रक्रिया है, इसे ही याद रखना क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, प्रवास कहा जाता है। प्रवास की एक दूसरी परिभाषा, है ना, सेकंड परिभाषा और निकालें आपको, है ना। प्रवास की एक दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है ना बेटा। कैसे, देखना ना, कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपना, यहां मैंने इसको नाम दे दिया, ध्यान दीजिएगा, मूल स्थान। क्या दे दिया भैया, मूल स्थान, ठीक है। और ये जो दूसरा स्थान आपको नजर आ रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया अन्यत्र स्थान। क्या दे दिया भैया, अन्यत्र स्थान। क्या नाम दे दिया भैया, अन्यत्र स्थान, दूसरा वाला स्थान, ठीक है ना। तो एक परिभाषा तो हमने कैसे निकाली, कि जब कोई मानव समुदाय या मानव समूह अपनी एक भौगोलिक इकाई से कहां की ओर, दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर क्या करता है, गमन करता है, तो यही प्रक्रिया बराबर क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी परिभाषा अगर हम निकालना चाहें तो थोड़ी देर सोचना बेटा, ना, कल्पना कीजिएगा ना, इमेजिन कीजिए बेटा, क्या करना है, कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, या मानव समूह या मानव समुदाय अपने कहां से, मूल स्थान से, कहां से बेटा, मूल स्थान से, है ना, मूल स्थान से जब किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर, ये दूसरा वाला स्थान, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, गमन करता है, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। इसका प्रभाव देखना बेटा ना, क्योंकि हम परिवर्तन लाना है, हमें इकाई में, जनसंख्या के आकार में हमें क्या लाना है, परिवर्तन लाना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रवास का एक परिणाम है, समझ में आ गया, एक प्रवास का परिणाम है जो कैसे निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो प्रवास में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर चला गया, यहां से चला गया, तो इस क्षेत्र की जनसंख्या, ठीक है बेटा, इस क्षेत्र की जनसंख्या, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं ना, इस क्षेत्र की जनसंख्या जो है, आप सभी जानते हैं, जब अपना मूल स्थान छोड़कर व्यक्ति यहां से जाएगा तो क्या हो जाएगी, इस क्षेत्र की जनसंख्या जो है कैसी हो जाती है,
कम हो जाती है, या जनसंख्या में यहाँ क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, क्योंकि मूल स्थान छोड़ दिया है। समझ में आ गया। और जिस दूसरे स्थान पर, या कहें तो अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर जाकर, जहां लोग जाकर बस जाते हैं, अपना आवास बना लेते हैं, अपना अधिवास बना लेते हैं, तो उस अन्यत्र दूसरे स्थान पर जहां जाकर ये क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं, तो बताइए बेटा उस क्षेत्र की जनसंख्या ऑटोमेटिकली प्लस की ओर जाएगी नहीं जाएगी, या उस क्षेत्र की जनसंख्या जो है लगातार मैं कहूं तो बेटा बताओ वृद्धि की ओर जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी। तो बताओ दोनों ही क्षेत्रों की जनसंख्या में, समझ में आ गया, दोनों ही क्षेत्रों की जनसंख्या में, या कहें तो जनसंख्या के आकार में बताओ परिवर्तन आया कि नहीं आया। जहां से व्यक्ति ने क्या किया, प्रवास किया, वहां की जनसंख्या कैसी हो गई, कम, और जहां जाकर ये दूसरे स्थान पर जाकर बस गए, किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या हो गए, बस गए, तो वहां की जनसंख्या बताओ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी नहीं आएगी, आएगी। समझ में आ गया। तो एक तरफ क्या हो जाता है, एक तरफ जनसंख्या के आकार में कमी आने लगती है, और एक तरफ वहां दूसरा स्थान, कौन सा दूसरा वाला स्थान, जिस स्थान पे ये लोग जाकर क्या होते हैं, बसते हैं, समझ में आ गया, अपना आवास बनाते हैं या अपना अधिवास बनाते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब प्रवास, ये क्लियर हो गया बेटा आपका ना। तो प्रवास ने बताओ जनसंख्या के आकार में दोनों ही क्षेत्रों में बताओ परिवर्तन लाया कि नहीं लाया, लाया, ये हो जाता है आपका ना। तो दोबारा से देखना बेटा है ना, प्रश्न क्या था हमारा कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ना, समझ में आ गया। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। एक तो है जन्म दर, कौन सा है, जन्म दर, एक है मृत्यु दर, और एक है प्रवास। समझ में आ गया। प्रवास के बारे में आपको पहले बता दिया, आपका सेकंड चैप्टर आएगा, ठीक है ना। और सेकंड चैप्टर जो है पूरा टोटल पार्ट का नाम ही क्या है आपका, प्रवास। समझ में आ गया। प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण और प्रवास के परिणाम, ये अगला चैप्टर आएगा, जहां आपको मैं डीपली ढंग से, समझ में आ गया, और भी अच्छे ढंग से आपको प्रवास को समझाऊंगा, है ना, विद मैप, विद मानचित्र। समझ में आ गया, आपको समझ में आएगा ये लेसन भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। आगे देखना बेटा, तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बराबर जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ठीक है। जन्म दर को मैंने आपको बता दिया, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। समझ में आ गया। जब जन्म दर कैसी हो, उच्च हो, और मृत्यु दर कैसी हो, निम्न, समझ में आ गया, तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है बड़ी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है। समझ में आ गया, प्लस की ओर चली जाती है। समझ में आ गया, कहें तो धनात्मक वृद्धि होने लगती है। समझ में आ गया। इसके बाद में बात करें मृत्यु दर की, है ना, तो प्रति 1000 पर, है ना, प्रति 1000 जनसंख्या पर मृत बच्चों की संख्या को, कैसे बच्चों की संख्या को, मृत बच्चों की संख्या को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। और मृत्यु दर में आपको क्या करना है कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय अवधि में, किसमें, निश्चित समय अवधि में या किसी निश्चित समय अंतराल में, समझ में आ गया, जब जन्म दर तो कैसी पाई जाती हो, निम्न, कैसी पाई जाती हो भैया, निम्न, और मृत्यु दर जो है कैसी पाई जाती हो, उच्च पाई जाती हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, क्या हो गया कि मरने वालों का अनुपात जो है बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उच्च हो गया, मृत्यु दर कैसा हो गया, उच्च हो गया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब उस प्रदेश की जनसंख्या जो है बड़ी तीव्र गति से कहां की ओर चली जाती है, माइनस की ओर चली जाती है, या कहें तो जनसंख्या में हमें क्या देखने को मिलती है, गिरावट देखने को मिलती है। इसे कहा जाता है मृत्यु दर। क्या कहा जाता है बेटा, मृत्यु दर। और तीसरा पॉइंट आपका रहा बेटा क्या, प्रवास। क्या रहा, प्रवास। और प्रवास को मैंने आपको बता ही दिया कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपने मूल स्थान से, कहां से बेटा, अपने मूल स्थान से किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, गमन करता है, तो गमन करने की यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। समझ में आया आपको। एक परिभाषा दूसरे जो मैंने आपको बताई दूसरे ढंग से कैसे निकालनी होगी कि जब कोई मानव समूह या मानव समुदाय अपनी फर्स्ट भौगोलिक इकाई से, यानी कि पहली भौगोलिक इकाई से या प्रथम भौगोलिक इकाई से, जब सेकंड भौगोलिक इकाई, ये फर्स्ट भौगोलिक इकाई बताया था ना आपको, ये पहली भौगोलिक इकाई, और ये कौन सी हो गई, दूसरी भौगोलिक इकाई। यानी कि जब कोई मानव या मानव समूह या मानव समुदाय अपनी एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई की ओर क्या करता है, गमन करता है, तो यह भी क्या कहलाता है बेटा, प्रवास कहलाता है। जिस स्थान को लोग छोड़कर जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है, और जिस स्थान पे जाकर ये बस जाते हैं या अपना आवास बना लेते हैं या अधिवास बना लेते हैं, उस क्षेत्र की जनसंख्या या उस प्रदेश की जनसंख्या या उस स्थान की जनसंख्या जो है लगातार कैसे होने लगती है, प्लस की ओर जाने लगती है, या वृद्धि की ओर जाने लगती है, कहें तो बढ़ने लगती है। समझ में आ गया। तो जनसंख्या परिवर्तन की याद रखना बेटा 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है। प्रवास का मैंने आपको बता दिया, प्रवास नाम से आपका अगला चैप्टर आने वाला है ही, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ हल्का सा समझा दो बेटा। प्रवास और प्रवास के 2 प्रकार, एक तो है उत्प्रवास, क्या है, उत्प्रवास, और एक है आप्रवास। ये कौन सा है, आप्रवास। ठीक है। प्रवास के 2 प्रकार, ठीक है, या प्रवास के 2 रूप कौन कौन से हैं, आगे आएगा चैप्टर में, तब आपको मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि उत्प्रवास किसे कहते हैं और आप्रवास किसे कहते हैं। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ ये भी बन जाता है कि प्रवास को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले, ध्यान दीजिएगा ना, कि प्रवास को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले
क्या बतलाइए? प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बतलाइए। क्या बतलाइए? कारक बतलाइए, है ना। तो कारकों में यहाँ 2 प्रकार के कारक निकल के आते हैं, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ ना। एक तो निकल के आता है अपकर्ष कारक। कौन सा आता है? अपकर्ष कारक, जो व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। दूसरा कारक यहाँ जो प्रवास को प्रभावित करता है उसका नाम बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कारक बनेगा? प्रतिकर्ष कारक। कौन सा बनेगा? प्रतिकर्ष कारक। ये व्यक्ति को, कौन से वाले? ये वाले, है ना, जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं, ये व्यक्ति को उसका स्थान छुड़वाने के लिए क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। जबकि अपकर्ष कारक कौन से होते हैं? व्यक्ति को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जैसे उच्च वेतन, समझ में आ गया, प्रतिव्यक्ति आय, शिक्षा के साधन, रोजगार के साधन इत्यादि, समझ में आ गया। तो ये प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, आगे समझाऊंगा इनको डीपली आपको, है ना, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। और यहाँ प्रवास के 2 रूप कौन कौन से निकल के आए? एक तो है उत्प्रवास या एक कहें तो आप्रवास। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए बेटा, यहां से आ गया ना आपका इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, भारत में, और बार बार आता है बोर्ड के अंदर प्रश्न, है ना, घुमा फिराकर आता ही रहता है लिंगानुपात। और भारत में लिंगानुपात जो है कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है, या लिंगानुपात में भारत में कमी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या बना रहा हूं मैं आपको, है ना, भारत में। ठीक है भैया, अगला प्रश्न जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, प्रश्न का नाम है भारत में। मोस्ट कर लेना इसको, है ना, मोस्ट और वेरी मोस्ट। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है ना। लिंगानुपात भी पूछा जाता है, लिंगानुपात की परिभाषा भी पूछी जाती है, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र भी पूछा जाता है। एग्जामिनर का मूड है, समझ में आ गया। टोटली बात मेरी क्या कहनी है आपको, कि एग्जामिनर का मूड है, पता नहीं कैसे बना के पूछ ले। ठीक है, तो भारत में लिंगानुपात, भारत में लिंगानुपात में कमी की बोर्ड के अंदर तो 2 ही पूछेगा आपसे लास्ट, कितने बतलाइए? 2 कारक बतलाइए, 2 कारण बतलाइए, ना। तो भारत में लिंगानुपात में कमी के कोई दो कारण बताइए। ठीक है, ये प्रश्न बन गया आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिंगानुपात में कमी की बात क्यों आई यहाँ, कि भारत में लिंगानुपात में कमी क्यों पाई जाती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा आंकड़ा आपको याद रखना होगा। जैसा कि आपको याद होगा भी, है ना, कि 2001 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 933, और नीचे पुरुषों की संख्या कितना हो गया? 1000। इसके अलावा यही भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर हो गया 933 से, हालांकि थोड़ा ही बढ़ा है ना, ज्यादा भी नहीं बढ़ा है ना। कितना हो गया? 940 बटे कितना हो गया? 1000। ठीक है ना, ये प्रश्न बनना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि 2001 में भारत का लिंगानुपात कितना था भैया? 933, और यहां नीचे आगे पुरुषों की संख्या, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 933। और यही भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में बढ़कर कितना हो गया? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यानी कि 933 से बढ़कर कितना हो गया? 940। गौर से देखिए, थोड़ा फोकस कीजिए, है ना, ब्लैक बोर्ड को ढंग से आप पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ मैंने, है ना। फिर भी देखो, इधर देखो बेटा, पुरुषों की संख्या की तुलना में ऊपर यहां भी महिलाओं की संख्या आपको कैसी नजर आएगी? कम नजर आएगी। समझ में आ गया? 933 भी कम है, और इधर चाहे बढ़कर आया है भले ही 940, समझ में आ गया, बढ़कर आया है, फिर भी कितना आया? 940, ये भी क्या है? कम है। समझ में आ गया? यानी कि भारत में लिंगानुपात में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और लिंगानुपात में कमी के बराबर प्रमुख क्या बतलाइए? कारण बतलाइए। ये प्रश्न आपके सामने बोर्ड के अंदर कई बार आता है आपके लिए। समझ में आ गया? 12th क्लास वालों के लिए विशेषता आता रहता है प्रश्न। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न का आंसर जो है मैं आपको बेटा अगला जो मेरा वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, वहां पे अपन इस प्रश्न का आंसर जो है यहां से क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। ठीक है, कोविड के नियमों का पालन करते रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं आए। समझ में आ गया? जब तक बेटा आपको ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, घर ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऑनलाइन क्लास बदस्तूर कंटिन्यू लेते रहें। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है मैं आपको लेके आता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक्स।